हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सब एकदम मस्त बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। आपकी पढ़ाई शानदार जानदार चल रही होगी, रिवीजन एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग अपना जो चैनल है आरपीएससी तरंग, इस पे ये वीडियोस मैं आपके लिए ला रही हूँ, जिसमें क्या कर रहे हैं हम फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस जो है हिस्ट्री वाला, इंडियन एंड राजस्थान हिस्ट्री वगैरह वाला वो कवर कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, अपनी 4 वीडियोस तो आ चुकी है और ये अपनी 5th नंबर की वीडियो होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो अपनी पहले नंबर की, दूसरे नंबर की और तीसरे नंबर की जो क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था। पहली में तो अपने पढ़ा था गुप्त काल के बारे में, सेकंड में अपने पढ़ा था मुग़ल काल के बारे में, और थर्ड क्लास में अपन ने पढ़ा था 1857 की क्रांति। तो इन तीनों टॉपिक के क्या है ना, अपन ने PYQ नहीं किए थे, तो PYQ के लिए अपन अभी कर लेते हैं इनको, और फिर बाद में जो भी वीडियोज़ आएंगे आपकी उसमें हम साथ में PYQ को कवर कर लेंगे, ताकि आपको अलग अलग वीडियो ना देखना पड़े, आपका टॉपिक एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए। तो इन तीनों के तो आप इसके लिए ये PYQ की वीडियो देख सकते हैं, बाकी हम एक साथ कर देंगे। आपने 4th नंबर का वीडियो देखा होगा अगर स्वतंत्रता सेनानी का, तो उसी तरह से हम आगे का प्लान जो है कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए, आपका बिना समय जाया करते हुए क्या करते हैं, गुप्त काल के बारे में हम आज क्या करेंगे, PYQ क्वेश्चन करेंगे, और जो अपन ने वहाँ पे ट्रिक से देखा था, याद किया था वहाँ पे, वो सब आपकी यहाँ पे रिवाइज होने वाली है। तो उस क्लास का रिवीजन कर लें एक बार, या फिर नहीं किया है तो वीडियो देखने से आपका रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो ये जो PYQ की बुक है, ये क्या है ना, दिशा पब्लिकेशन की बुक है, जो RPSC फर्स्ट ग्रेड के लिए आती है। तो आप भी इस बुक को चाहें तो ले सकते हैं और इससे अपना रिवीजन और कर सकते हैं, अगर आप बार बार चाहें तो। वैसे आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, वीडियोज़ आप देख लेंगे तो यहाँ पे देखें, सबसे पहला क्वेश्चन हमने क्या दिया है। यहाँ पे सबसे पहला दिया है कि निम्न में से कौन सी रचना गुप्त काल में रची गई। ये कब पूछा है, प्राध्यापक में पूछा है, अभी संस्कृत डिपार्टमेंट में, अभी जो हाल ही में हुई थी 17 नवंबर 2024 को। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी रचना गुप्त काल में रची गई है। तो इसका आंसर इन्होंने यहाँ दिया है 3rd नंबर पे, चांद्र व्याकरण। अब ये जो क्वेश्चन है, अपने नोट्स अगर आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे 12th नंबर का लास्ट में पॉइंट था अपने साहित्य वाले में। तो उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें यही लिखा हुआ था, चंद्रगोमिन। चंद्रगोमिन एक पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखी गई है, चंद्र व्याकरण की, चंद्रगोमिन ने लिखी है चंद्र व्याकरण नामक रचना। तो ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो देख लीजिए अपने नोट्स के बाहर क्वेश्चन अभी तक तो नहीं जा रहे। आगे हम और देखते हैं, काव्य मीमांसा किसकी है। तो काव्य मीमांसा हमने यहाँ पे नहीं पढ़ी, स्वप्नवासवदत्ता भी यहाँ नहीं पढ़ी अपने, और बृहद कथा भी हमने यहाँ पे नहीं पढ़ी। तो हमने यहाँ पे इनका अध्ययन नहीं किया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये गुप्त काल में नहीं रची गई थी, और गुप्त काल में जो रची गई थी ये हमसे यहाँ पे पूछा है। तो अपना आंसर ये हो गया चांद्र व्याकरण। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो नोट से आप मैच भी कर लें, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं कि ये काव्य मीमांसा, स्वप्नवासवदत्ता, ब्रह्मत कथा, ये तो अपने सिलेबस में है नहीं, लेकिन अब जो भी है गुप्त काल की वो सब एक बार रिवाइज करते हैं। तो गुप्तकालीन ग्रंथकार कौन थे, एक तो अमर सिंह थे। अमर सिंह ने क्या किया, अमरकोश और नाम लिंगानुशासन किस में लिखा, संस्कृत में उपलब्ध है, ये सबसे प्राचीन कोश है ये। इसकी क्या करी इन्होंने, रचना करी, किसने, अमर सिंह ने, अमरकोश और नाम लिंगानुशासन की। ये मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, कहाँ पे, जो हमने गुप्तकालीन साहित्य शुरू किया था उसकी जो 4th लाइन थी वो यही थी, क्या थी, संस्कृत का विश्वकोश किसको कहा जाता है, संस्कृत का विश्वकोश किसको कहा जाता है, अमरकोश को कहा जाता है, और इसी को क्या कहते हैं, लिंगानुशासन भी इसको कहते हैं, और यहाँ पे ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। अब चंद्रगोमिन तो हमने यहाँ पे देख ही लिया है, चंद्रगोमिन देख लिया किसने, चंद्रगोमिन ने क्या लिखा, चंद्र व्याकरण। तो यही यहाँ लिखा है, चंद्रगोमिन लिखा चंद्र व्याकरण के रचयिता, ये मतलब। भाटी भी हमने देखा था अपने नोट्स में, ये शामिल किया था। तो भाटी ने क्या लिखा,
रावण वध। अब भट्टी की जगह आपको क्या मिल जाएगा, कभी कभी वत्स भट्टी भी मिल सकता है। तो एक ही बात है, वत्स भट्टी या भट्टी आ जाए तो रावण वध करना है। तो इसको हमने याद कैसे किया था कि रावण का वध करके भट्टी में उसको जलाया, तो ऐसे हमने इसको याद किया था। तो रावण वध पुस्तक किसने लिखी, वत्स भट्टी या भट्टी ने लिखी, जिसे क्या कहते हैं, भट्टी महाकाव्य भी कहते हैं। इसमें राम की कथा से अवगत कराते हुए ये पुस्तक जो है व्याकरण के नियम को समझाती है। क्या करती है, व्याकरण के नियम को समझाती है। अब देखते हैं आगे, भामह ने क्या लिखा, इन्होंने लिखे अलंकार शास्त्र काव्य अलंकार, इसके ये रचयिता थे। और ये जो है गुप्त काल के सर्वश्रेष्ठ अलंकार शास्त्री थे। कौन, भामह। तो ये जो है अपने नोट्स में नहीं है, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। भारवी ये अपने पढ़ा था, भारवी पढ़ा था अपने किस नंबर पे, 5th नंबर पे पढ़ा था। और RPSC ने ये क्वेश्चन भी पूछा था कि भारवी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। तो भारवी ने लिखा है किरातार्जुनीय ग्रंथ इन्होंने लिखा है। ये उत्तर गुप्त काल में लिखा गया है। और इसमें क्या है, इसमें जो भगवान शिव है, भगवान शिव के किरात रूप का वर्णन है। क्या है इसमें, भगवान शिव के किरात रूप का वर्णन है, जो कि इनका क्या है, भगवान शिव का 16वां अवतार माना जाता है। तो किरात रूप का वर्णन, इसके अलावा क्या है इसमें, प्लस अर्जुन संवाद। तो ये हमने वहाँ पे देख ही लिया था, तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए। अब भारवी जो है किस लिए फेमस थे, तो ये भी देख लेते। तो भारवी अलंकृत काव्य शैली के जन्मदाता थे और इन्होंने किरातार्जुनीय ग्रंथ का रचना भी की थी। अब एक जो लास्ट में है, अपने क्या दिया है इन्होंने, बृहत कथा किसकी है, ये जो पूछा है बृहत कथा, तो बृहत कथा है गुणाढ्य की। और स्वप्न वासवदत्ता किसकी है, भास की है। और ये दोनों ही क्या है, गुप्तकालीन ग्रंथ नहीं है। ये इन्होंने यहाँ पे व्याख्या में दिया गया है। तो अपने यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन के माध्यम से कितने क्वेश्चन कवर हो गए, देखिए। एक आपने ये याद कर लिया अमर सिंह के बारे में, 4 तो ये हो ही गए, 4 के अलावा ये 5, 6, 7, 8, 9। तो इस तरह से 8-9 क्वेश्चन आपके एक साथ याद होते जा रहे हैं यहाँ पे व्याख्या के साथ में। अब देखिए नेक्स्ट क्या पूछा है, तो इसमें सुमेलित करना है हमें। ये प्रश्न भी अभी पूछा गया है स्कूल लेक्चरर में, संस्कृत डिपार्टमेंट में 2020 वाली में। तो इसमें अपने को मैच करना है कि इधर तो क्या दिए हमें, जो रचयिता हैं उनके नाम, और इधर जो रचना है उनके नाम दिए हैं। तो मैच करना है कि कौन सी रचना किसने लिखी। तो सबसे पहले देखिए पंचतंत्र, तो पंचतंत्र सभी जानते हैं किसने लिखी है, विष्णु शर्मा ने लिखी है। तो अपन ने मैच कर लिया D से 1। अब D से 1 कर लिया, तो ऑप्शन में देखें कि एक ही ऑप्शन में D का 1 दिया हुआ है, तो ये टिक कर दें। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप एक ऑप्शन अगर आता है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। अब ये तो हमने आंसर लगा दिया, पर और देखते हैं। तो अभी भारवी का हमने क्या पढ़ा था, भारवी का किरातार्जुनीय पढ़ लिया, तो ये भी मैच हो गया। अब बात करते हैं, 2 बचे, शूद्रक और विशाखदत्त। अब शूद्रक को हमने कैसे याद किया था, शूद्रक को याद किया था हमने मिट्टी की गाड़ी में छेद। तो मिट्टी की गाड़ी में छेद मतलब शूद्र, तो ये मृच्छकटिकम, तो मृच्छकटिकम हो गई शूद्रक की। अब विशाखदत्त, तो विशाखदत्त को कैसे याद किया था हमने, विशाखदत्त जो है उसको याद किया था कि विशाल दांत। अगर आप विशाल दांत दिखाकर हंसते हैं तो एक तो किसी की हंसी क्या है, राक्षसी मुद्रा जैसी लगती है, और एक किसी की हंसी बहुत देवी की जैसी, मतलब अच्छी लगती है। तो इससे ये हो गया अपना विशाखदत्त से देवी चंद्रगुप्तम। तो ये ट्रिक मैं आपको इसीलिए रिवाइज करा रही हूँ कि आपको कभी भूले नहीं और आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। तो ये 2 क्वेश्चन अपने हो गए यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है अपने पास कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया। ये भी पूछा गया है 2020 में स्कूल लेक्चरर में। तो कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया, तो अभी हमने यही क्वेश्चन ऊपर देखा था, यहाँ देखें। तो ये गुप्त काल में कौन सी रची गई, 4 ऑप्शन दे दिए। इसी तरह से यहाँ पे पूछा है कि कौन सा गुप्त काल में रचा गया। तो हमने कौन कौन से देखे अभी, तो हमने काव्य मीमांसा तो उसमें भी था, जो कि नहीं था ऑप्शन में गुप्त काल में। स्वप्न वासवदत्ता किसने लिखा था, स्वप्न वासवदत्ता लिखा था भास ने। किसने लिखा था, भास ने, लेकिन ये गुप्त काल की रचना नहीं थी।
फिर बृहत कथा किसकी थी? गुणाढ्य की थी, लेकिन ये भी क्या है, गुप्त काल में नहीं लिखी गई थी। तो 3 ये नहीं लिखी गई। और अमरकोश हमने पढ़ाई था, जिसको क्या कहते थे? संस्कृत का विश्वकोश कहते थे। तो ये देखिए, संस्कृत का विश्वकोश जो है, इससे कई 2 बार तो क्वेश्चन अभी देख लिया आपने, आगे भी बन सकता है। तो ये संस्कृत का विश्वकोश से याद रखें, ताकि आपको ये अलग से याद नहीं रखना पड़े कि ये कौन सी लैंग्वेज में। तो संस्कृत का अमरकोश है, इसी को क्या कहते हैं हम, संस्कृत का विश्वकोश है, इसी को अमरकोश कहते हैं, और इसी को लिंगानुशासन कहते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है? मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है? तो देवी चंद्रगुप्तम तो अभी अभी हमने याद किया था, विशाल दांत देखकर जो हंसता है। एक तो देवी जैसी हंसी और एक राक्षस जैसी हंसी। तो राक्षस जैसी, तो ये राक्षस दिख रहा है, ये देवी यहाँ दिख रहा है, और ये विशाल दांत ये यहाँ दिख रहा है। तो ये ही मैच हो गया, ज़्यादा दिमाग यहाँ पे नहीं लगाना। तो ये अपने आंसर हो गया। ठीक है, तो 4th अपना हो गया। अब यहाँ पे व्याख्या देख लेते। विशाख दत्त नाटककार थे। मुद्रा राक्षस इनकी प्रसिद्ध रचना है। इनके देवी चंद्रगुप्तम नाटक से रामगुप्त की ऐतिहासिकता पर प्रकाश पड़ता है। तो ये हमने बात कर ली, और इसके अलावा भी बात करते हैं थोड़ी बहुत। मुद्रा राक्षस जो है क्या है? नायिका विहीन नाटक है। क्या है इसमें? नायिका नहीं है, तो ये क्या है? एक नायिका विहीन नाटक है। और इसमें क्या है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। क्या मिलती है इसमें? मौर्य वंश की जानकारी यहाँ पे मिलती है, और चाणक्य की योजनाओं का भी यहाँ पे वर्णन है। अब देवी चंद्रगुप्त जो है, इसमें क्या है? इसमें बताई दिया ये रामगुप्त की जो है ऐतिहासिकता पर जानकारी इससे मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो कालिदास की हमने बहुत सारी रचनाएं पढ़ी थी, जिसमें से क्या क्या पढ़ा था आपने? तो कालिदास के क्या है, हमने 4 तो काव्य ग्रंथ पढ़े थे। क्या पढ़े थे? 4 तो काव्य ग्रंथ पढ़े थे, और 3 हमने नाटक पढ़े थे। तो ये 3 नाटक कौन कौन से थे? 3 नाटक तो थे इनके, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतलम। और काव्य ग्रंथ कौन कौन से थे? काव्य ग्रंथ हमने पढ़े थे ऋतुसंहार, मेघदूत, रघुवंशम और कुमार संभव। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में क्या है। तो ऋतुसंहार हमने पढ़ा था, रघुवंशम भी हमने पढ़ा था, मेघदूत हमने पढ़ा था, और मृच्छकटिकम हमने इसमें नहीं पढ़ा था। मृच्छकटिकम अभी हमने देखा कहाँ पढ़ा था? मिट्टी की गाड़ी में छेद, तो छेद से हो गया शूद्र। छेद मतलब छिद्र, शूद्र ऐसे आप याद रखें। तो ये शूद्रक ने लिखा है, ना कि कालिदास ने। तो ये गलत हो गया, बाकी सब आपके यहाँ पे सही है, मतलब कालिदास की रचनाएं हैं। तो अपना आंसर इसका ये होगा, और ये सब हम यहाँ पे हटा देते हैं। तो ये हो गया अपने पास। अब और व्याख्या देखते हैं, इन्होंने क्या दे दिया है यहाँ पे। तो कालिदास जो है गुप्तकालीन साहित्यकार था, जिसे क्या है प्राय चंद्रगुप्त सेकंड का समकालीन माना जाता था। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट रखें। कालिदास को क्या कहते हैं? भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं। और ये जो थे चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में से भी एक थे। तो ये बात हो गई। इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ ये आ गई। ऋतुसंहार ये क्या है? एक खंड काव्य है। और मेघदूत ये भी खंड काव्य है। 2 तो इनके खंड काव्य, और 2 क्या है? महाकाव्य। तो जो बाकी की 2 रचनाएं मतलब काव्य ग्रंथ बचे, वो क्या हो जाएंगे? महाकाव्य। देखें, कुमार संभव महाकाव्य है, और रघुवंशम भी महाकाव्य। तो इस तरह हमने ये देख लिया। अब मेघदूत ऋतुसंहार देखते हैं पहले। ये खंड काव्य है, जिसमें क्या है? भारत की 6 ऋतुओं का बहुत सुंदर वर्णन है। यही हमने यहाँ पे पढ़ा था। और ये क्या है? कालिदास का प्रथम खंड काव्य है। तो फर्स्ट वाला तो ये है ऋतुसंहार। अब मेघदूत में क्या है? मेघदूत में यज्ञ यक्षिणी की विरह गाथा, यक्ष यक्षिणी है ये, यज्ञ नहीं है ये, यक्ष है। तो यक्ष यक्षिणी की विरह का मार्मिक चित्रण है यहाँ पे। इसके 2 भाग मैंने आपको बताए थे। 2 भाग कौन कौन से हैं इसके? पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। तो इस तरह से इसके 2 पार्ट हैं। और कुमार संभव जो है, इसमें क्या है? ये महाकाव्य है। इसमें शिव पार्वती के पुत्र जो हैं कुमार कार्तिकेय की जन्म की कथा का वर्णन है। और इसमें क्या है? प्रकृति का भी वर्णन है, मतलब नेचर का भी यहाँ पे
वर्णन है। तो ये बात है। और ये मैंने बताया था आपको कितने सर्गों में है, तो ये है 17 सर्गों में। कितने सर्गों में है ये कुमार संभव? 17 सर्गों में है। और लास्ट अपनी जो बची इनकी काव्य रचना रघुवंशम, ये भी महाकाव्य है। इसमें जो दिलीप है, राजा दिलीप, इससे लेकर के अग्निवर्ण तक के 40 इक्ष्वाकु राजाओं का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है यहाँ पे? राजा दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण तक 40 इक्ष्वाकु राजाओं का चरित्र वर्णन किया गया है और इसमें सभी रसों का प्रयोग किया गया है। तो ये हमने क्या कर ली, 4 इनकी काव्य रचनाएं पढ़ ली। अब 3 जो नाटक है वो भी देखते हैं। तो मालविकाग्निमित्रम, तो मालविकाग्निमित्रम जो है इनका प्रथम ऐतिहासिक नाटक है, जिसमें इन्होंने मालवा की राजकुमारी मालविका और पुष्यमित्र शुंग के पुत्र जो है अग्निमित्र की प्रणय कथा के बारे में बताया है। मतलब प्रेम कथा के बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया है, राजकुमारी मालविका और अग्निमित्र के बारे में। ये प्रथम ऐतिहासिक नाटक था मालविकाग्निमित्रम। अब बात करते हैं विक्रमोर्वशीय की। तो विक्रमोर्वशीय जो है इसमें क्या है, इसमें पुरूरवा ऋषि और उर्वशी की प्रणय कथा, मतलब प्रणय मतलब प्रेम कथा, लव स्टोरी पर ये बेस्ड है। और ये जो है 5 भागों में डिवाइड है। और ये जो था मालविकाग्निमित्रम, ये भी 5 अंकों में डिवाइड है। तो ये दोनों की बात कर लिया। अब अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये कालिदास की कवि की जो है सर्वोत्कृष्ट रचना है। तो सर्वोत्कृष्ट पूछे तो अभिज्ञान शाकुंतलम, और प्रथम ऐतिहासिक नाटक पूछे तो मालविकाग्निमित्रम। और ये जो है कालिदास की तीसरी और अंतिम कथा भी थी। तो ये भी लिख लें, थर्ड एंड लास्ट, ठीक है, रचना। तो ये भी किसकी है? अभिज्ञान शाकुंतलम है। इसमें क्या है, महाभारत के आदि पर्व से ये लिया गया है। और जिसमें क्या है, मेनका विश्वामित्र की जो पुत्री है शकुंतला, और हस्तिनापुर के जो राजा हैं दुष्यंत, इनकी प्रणय कथा के बारे में यहाँ पे बताया है। क्या है यहाँ पे, मेनका विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला और जो है हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत, इनके प्रणय कथा के बारे में यहाँ पे बताया है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात भी कही गई है। तो ये यहाँ पे बात हुई। और इसमें क्या है, ये जो है अभिज्ञान शाकुंतलम ये 7 अंकों में है। और 1789 में क्या हुआ था, इसको अनुवादित किया किसने, इंग्लिश में अनुवादित कर दिया इसको। किसने कर दिया, तो ये कर दिया विलियम जोन्स ने। किसने कर दिया, विलियम जोन्स ने। तो इस तरह से ये क्वेश्चन की डिटेल अपनी ख़त्म हुई। तो इस तरह से क्या किया आपने, कालिदास के बारे में पूरा रिवीजन कर लिया, जो कि अपने पहली क्लास में पूरा पढ़ा था। अब यही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, कौन से नाटक में गुप्तकाल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। तो ये हमने अभी लास्ट में क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा अभिज्ञान शाकुंतलम। तो यही इसका आंसर है, सेकंड अपना हो जाएगा। ये क्वेश्चन रीट लेवल 2 में पूछा गया था 2022 में। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास का नहीं माना जाता। तो ये नहीं और यस मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव वाला ज़रूर ध्यान से पढ़ें कि पूछा क्या है आपसे, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन को गलत नहीं करें। ये पूछा है फर्स्ट ग्रेड में 2022 में। तो कालिदास का कौन सा नहीं है, अभी पढ़ के आए हैं हम सब। विक्रमोर्वशीय है, इसमें उर्वशी और पुरूरवा ऋषि की प्रेम कथा है। मालविकाग्निमित्रम ये भी हमने पढ़ा है। ये क्या है, प्रथम रचना है इनकी, नाटक रचना। इसमें राजा जो पुष्यमित्र शुंग के जो पुत्र थे अग्निमित्र और मालविका की यहाँ पे प्रेम कथा के बारे में बताया हुआ है मालविकाग्निमित्रम में। और ये जो है 5 भागों में 5 अंकों में डिवाइड है। फिर हमने पढ़ा था अभिज्ञान शाकुंतलम भी, जो कि क्या है, इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है। और इसमें क्या है, राजा दुष्यंत और शकुंतला के संयोग वियोग का वर्णन है। तो इस तरह से ये तीनों तो है, तो कौन सा नहीं है, तो ये अपने आप बच गया। तो ये हयग्रीव वध हो गया, ठीक है। तो निम्न संस्कृत ग्रंथों में से एक नाटक कौन सा है। तो नाटक अभी हमने देखा, नाटक कौन सा था, तो नाटक था मालविकाग्निमित्रम। और ये क्या था, पहला इनका नाटक था कालिदास जी का।
और बाकी ये जो दिख रही है रघुवंशम, मेघदूत, कुमार संभव, ये क्या थी इनकी काव्य, मतलब ये क्या थे इनके काव्य ग्रंथ थे, काव्य रचनाएं थी। अब इनमें से भी कुमार संभव और रघुवंशम ये दोनों क्या थी, ये दोनों थे महाकाव्य। तो ये दोनों महाकाव्य थे। और मेघदूत और एक कौन सा बच गया मेघदूत के साथ में, ऋतु संगार। तो मेघदूत और ऋतु संगार जो है दोनों क्या है, खंड काव्य हैं। तो इस तरह से आपका फिर से ये रिवीजन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है। अब मध्य प्रदेश में आ गए हम, मंदिरों की बात हो गई। तो मंदिरों के बारे में हमने पढ़ा था, सबसे पहले गुप्तकाल की वीडियो ही अपने यहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो मंदिरों के बारे में वहाँ पे हमने पढ़ा था। अब मंदिरों में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्राध्यापक में 2020 में, और प्राध्यापक में ही दिसंबर वाली एग्ज़ाम में भी। तो एक ही मतलब ईयर में ये 2 बार पूछा गया है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन क्या है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का विष्णु मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे जो है देखना है आपको। गुप्तकालीन मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं होना चाहिए। तो ये हमने पढ़ा था देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये कहाँ पे है, ये झांसी ललितपुर में है। और ये कहाँ पे आता है, झांसी कहाँ पे, अपने उत्तर प्रदेश में, यूपी में है, ना कि एमपी में। तो पहला ही ऑप्शन जो है अपना आंसर है इस क्वेश्चन का, अवस्थित नहीं है एमपी में। तो एमपी में नहीं होके ये यूपी में है, इसलिए आंसर तो अपना यही हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन की व्याख्या करके देखेंगे तो अपना रिवीजन पूरा हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें गुप्तकालीन जो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है कहाँ पे है, देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में है, जो क्या है भारत का सबसे प्राचीन शिखर युक्त वर्गाकार मंदिर है। तो इसको हाईलाइट करें, ये वर्गाकार मंदिर है। कौन सा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। इस मंदिर में जो है शेषनाग पर शयन करती हुई विष्णु की प्रतिमा है। क्या है यहाँ पे, शेषनाग पर शयन करती हुई विष्णु जी की प्रतिमा है। और इस मंदिर की दीवारों पर राम कथा का चित्रण सर्वप्रथम यहीं पे हुआ था। तो ये बात कर ली। अब इसके अलावा अपन ने जो पढ़ा था अपने नोट्स में वो भी देखते हैं एक बार। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने यहाँ पे पढ़ लिया था क्या कि गुप्तकाल का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है ये, और ये जो है कौन सी नदी पे स्थित है, तो ये है वेत्रवती नदी, या फिर आप इसको कह सकते हैं बेतवा नदी। तो बेतवा नदी के किनारे पे ये स्थित है। कौन सा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। और गुप्तकाल का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। याद कैसे किया था हमने, याद किया था देवों को झांसा देना मुश्किल है, मतलब भगवान को झांसा देना मुश्किल है। तो देवों से हो गया देवगढ़, झांसा से हो गया झांसी। तो झांसी कहाँ पे, यूपी में। तो याद हो गया। और हमने पढ़ा था ये भारत का पहला शिखर युक्त मंदिर है। भारत का जो है फर्स्ट शिखर युक्त मंदिर कौन सा है, तो यही है देवगढ़ का मंदिर। और ये नागर और पंचायत शैली में जो है प्रथम निर्मित मंदिर है। इसका जो शिखर है, ये शिखर कितना है, 12 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यहाँ पे एक मंडप ना हो करके यहाँ पे 4 मंडप है। तो ये सब हमने यहाँ पे बात की थी। तो इस तरह से आपका ये पूरा रिवीजन हो गया। तो भूमरा का शिव मंदिर, तो भूमरा का शिव मंदिर जो है कहाँ पे है, ये हमने याद ही कर लिया था क्या। तो इसको हमने याद किया था भूरों को सताया, मतलब अंग्रेजों को सताया। तो भूरों से तो हो गया था अपना भूमरा, और सताया से हो गया सतना जिला। सतना जिला कहाँ पे है, एमपी में। तो एमपी का है ये मंदिर। और ये जो है मंदिर पाषाण निर्मित है, मतलब पत्थर से निर्मित है ये मंदिर। जिस पत्थर से निर्मित मंदिर का ये गर्भगृह प्राप्त हुआ है। इसके प्रवेश द्वार के पार्श्वों पर गंगा यमुना की आकृतियाँ बनी हुई है। क्या है यहाँ पे, गंगा यमुना की आकृतियाँ यहाँ पे बनी हुई है। और मंदिर की छत जो है क्या है, चपटी है यहाँ पे। अब आता है नचना कुठार का पार्वती मंदिर। तो नचना कुठार का जो पार्वती मंदिर है ये कहाँ पे है, तो ये है अपने पन्ना ज़िले में। और पन्ना ज़िले में भी कहाँ पर, अजयगढ़ में। तो पन्ना ज़िले में अजयगढ़ नामक स्थान पर, और ये पन्ना अपने एमपी में आता है। अब याद कैसे किया था, तो याद हमने किया था अजय और पार्वती, अजय और पार्वती जो है कठोर पैरों से नाचे। तो अजय गढ़ का तो अजय ले लिया था अपन ने, और पार्वती यहाँ से ले लिया था। तो अजय और जय
पार्वती जो है उनसे नाचना नहीं आता था, डांस करना नहीं आता था, तो वो क्या है ज़बरदस्ती किसी से डांस करवाते तो वो बहुत तेज़ पैर पटक पटक के डांस करने की कोशिश करते हैं। तो उसी से ट्रिक बनाई थी अपन ने, अजय और पार्वती जो है कठोर पैरों से नाचे। तो याद हो गया। पार्वती मंदिर अपना जो है नचना कोठार का अजयगढ़ में स्थित है, जो कि एमपी में है। ज़िले में स्थित ये मंदिर जो है वर्गाकार चबूतरे पर निर्माण किया गया है। तो ये भी क्या है, वर्गाकार है। और इसमें क्या है, शिव पार्वती को संगीत वाद्यों के साथ उकेरा गया है। अब लास्ट ऑप्शन अपना बचता है भीतरगांव का शिव मंदिर। तो भीतरगांव का जो शिव मंदिर है ये कहाँ पे है, तो ये उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले में स्थित है। और ये पूर्णतः ईंटों से निर्मित मंदिर है। क्या है ये, पूर्णतः ईंटों से निर्मित मंदिर है। तो ये अपने ऑप्शन में नहीं है, पर अब हमने इसको भी शामिल किया क्योंकि ये हमने पढ़ा था। तो भीतरगांव का जो शिव मंदिर है ये क्या है, पूर्णतः ईंटों से निर्मित मंदिर है। और ये ईंटों से निर्मित जो है फर्स्ट मंदिर था, ठीक है। और कहाँ पे स्थित है, तो कानपुर में स्थित है। कानपुर कहाँ पे है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और ये जो मंदिर है लक्ष्मण मंदिर है और भारत का प्राचीनतम मंदिर है, जिसका मेहराब भारत की भवन निर्माण कला में प्रयुक्त मेहराबों का अंतिम ज्ञात नमूना है। तो इस लाइन को क्या है, आप अपने नोट्स में जो ऐड कर सकते हैं। और इसको हमने याद कैसे किया था, याद हमने किया था कि कानपुर के भीतर गांव में ईंटें हैं। क्या याद किया था, कानपुर के भीतर एक गांव है, उसमें क्या है, बहुत सारी ईंटें बनती हैं। तो ऐसे याद किया था। कानपुर से हो गया कानपुर यूपी में, और भीतर गांव से हो गया भीतर गांव का शिव मंदिर, ठीक है। अब ये तिगवा का विष्णु मंदिर अपने ऑप्शन में था। तो ये तिगवा का जो विष्णु मंदिर है ये है मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले के समीप तिगवा नामक जगह पर। और ये मंदिर जो है गोलाकार मंदिर है। इसके स्तंभों के ऊपर क्या है, कलश, और कलशों के ऊपर क्या है, सिंहों की मूर्तियाँ बनी हुई है। मतलब जो है स्तंभों के ऊपर तो क्या बने हैं, कलश, और कलशों के ऊपर भी क्या बने हुए हैं, तो सिंहों की मूर्तियाँ बनी हुई है। तो इसको भी चाहें तो आप नोट्स में लिख लें, तो आपको बाद में रिवीजन करेंगे तो आपको याद रह जाएगा। तो ये हमने कैसे याद किया था, तो ये हमने याद किया था गोवा वाया जबलपुर। तो गोवा घूमने गए लेकिन जबलपुर होते हुए, तो गोवा वाया जबलपुर। तो गोवा से हो गया तिगवा का विष्णु मंदिर, और जबलपुर से हो गया कि ये जबलपुर में स्थित है। और जबलपुर कहाँ पे है, तो आप सभी जानते हैं एमपी में है। अब आता है एरन का विष्णु मंदिर। तो एरन का विष्णु मंदिर कहाँ पे है, ये भी मध्य प्रदेश में है और सागर जिले में है और एरन नामक स्थान पर है। तो ये मंदिर हो गया। और इस मंदिर के गर्भगृह का द्वार जो है और उसके सामने खड़े जो 2 स्तंभ है मात्र आज अवशेष के रूप में बचे हैं। मतलब ये मंदिर अभी बहुत ही बेकार स्थिति में है, तो यहाँ पे बस इसके अवशेष यहाँ पे बचे हैं। और इस मंदिर में क्या है, भगवान जो हैं उनकी वराह अवतार की मूर्ति है। तो ये हमने याद किया था कैसे, रण में विष्णु जी की याद। कैसे याद किया था, रण में विष्णु जी को याद। तो युद्ध करने गए आप रण क्षेत्र में, तो वहाँ पे क्या है, आपको विष्णु जी की, भगवान की याद आ गई। तो फिर एक लास्ट अपना बचा है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो है कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के रायपुर ज़िले के सिरपुर नामक स्थान पर है और ईंटों से निर्मित ये मंदिर है। तो ये हमने इस तरह से याद किया। इसकी ट्रिक हमने क्या देखी थी, 3600 से जो है क्या मांगी, राय मांगी, लेकिन किसी ने भी अच्छी राय नहीं दी, बिना सिर पैर की सबने राय दी। तो ऐसे ही ट्रिक थी ये, 3600 ने क्या किया, बिना सिर पैर की राय दी। तो मध्य प्रदेश के भी जो है ये छत्तीसगढ़ ज़िले में है और सिरपुर नामक स्थान पे, इसलिए इसको ऐसे याद किया था कि बिना सिर पैर की राय दी 36 लोगों ने। तो इस तरह से ये पूरा आपका जो है क्या मंदिर वाला पार्ट लगभग कंप्लीट होता है। इसके अलावा आपके कौन कौन से बचते हैं, एक तो आपका बच गया उदयगिरी का विष्णु मंदिर, जिसको वराह मंदिर, गोवा ब्राह्मण मंदिर भी कहते हैं। ये विदिशा एमपी में स्थित है। इसको हमने याद किया था उदय होते ही दिशा चेंज। तो इससे हो गया अपने उदयगिरी और दिशा से हो गया विदिशा।
निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण करवाया था किसने? वीरसेन ने, जो कि कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सेनापति थे और विदेश मंत्री भी इनको कहा गया है। इसके अलावा अपना कौन सा बच गया? तो इसके अलावा अपने बच गया खो का शिव मंदिर, जो कि नागौद MP में है, इसको हमने डायरेक्ट याद किया था। एक बच गया पहाड़पुर का विष्णु मंदिर, जो कि बांग्लादेश में है, इसको याद किया था हमने पहाड़ पर मत भागों से। और अपना एक बच गया अहिछत्रपुर का शिव मंदिर, ये हमने डायरेक्ट याद किया था, उत्तर प्रदेश में है। पीपरिया में है एक विष्णु मंदिर, जो कि MP में है, तो ये हमने याद किया था। पापा और रिया जो है MP गए, तो पापा और रिया क्या है? MP गए। फिर लास्ट अपना है एक दर्रा का शिव मंदिर, जो कि कहाँ पे स्थित है? तो दर्रा आपको दिख रहा है, तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि ये कोटा राजस्थान में स्थित है। तो इस तरह से क्या है, ये सारे मंदिर आपके याद हो गए और इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो आप वीडियो को लाइक करें। अभी थोड़ा सा वॉइस का आपको इशू हो सकता है, तो उसको मैनेज करें। नेक्स्ट वीक तक ये इशू रिजॉल्व कर दिया जाएगा, तो तब तक आप सपोर्ट बनाए रखें। इसकी कंप्लेंट ना करें कि मैम वॉइस आपकी क्लियर नहीं आ रही है, मुझे पता है थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। बाकी आपको वीडियो कैसी लग रही है और कुछ क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपकी कुछ भी हेल्प हो रही है तो वो भी आप लिख सकते हैं। और इसका PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अपने चैनल के नाम से ही है, RPSC तरंग। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये पूछा है फर्स्ट ग्रेड में 2022 में। तो अभी तो हमने देखा था दशावतार मंदिर कहाँ पे है, तो ये देवगढ़ में है। और देवगढ़ को कैसे याद किया था हमने? देवों को झांसा देना मुश्किल है, तो झांसा से हो गया झांसी और UP। तो ये हो गया झांसी में, और झांसी कहाँ पे? तो ये UP में, तो याद हो गया। अब भीतरगांव मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये अभी तो पढ़ा था, कानपुर के भीतर एक गांव है जिसमें ईंटें हैं, तो कानपुर में है। और कानपुर कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। तो इतने सिंपल क्वेश्चन अब आपको लग रहे हैं कि आप कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो रहा होगा कि हम कर लेंगे। फिर आता है गुप्तकाल के मंदिरों को सुमेलित कीजिए, ये पूछा है सेट 2023 में। तो इसमें क्या करना है? मैच करना है आपको। इधर तो आपको मंदिर दिए हैं और इधर आपको इधर तो दिया है कि कैसे मंदिर हैं और इधर दिया है कि कौन से मंदिर हैं, तो मैच करना है हमें। तो देखते हैं, इधर देखते हैं सपाट छत वाला मंदिर, चौकोर मंदिर। तो सपाट छत वाला जो मंदिर है कौन सा है? तो ये हमें पता नहीं है, तो अभी इसको छोड़ते हैं। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, वर्गाकार मंदिर एक विमान के साथ। तो वर्गाकार मंदिर अभी हमने देखे थे, कौन सा है? नतना कुठार का मंदिर है एक तो, और एक भूमरा पार्वती का शिव मंदिर है। तो ये हो गया B का थर्ड। तो B का थर्ड अपने को दिया है इसमें फर्स्ट ऑप्शन में। और देखते हैं C में क्या है? शिखर सहित वर्गाकार मंदिर। शिखर सहित वर्गाकार मंदिर जो है वो कहाँ पे पढ़ा था हमने? पहले में ही देवगढ़ के दशावतार मंदिर में पढ़ा था। उसके अलावा भीतरगांव मंदिर में भी हमने ये पढ़ा था, वर्गाकार मंदिर। फिर आता है अपने गोलाकार मंदिर। तो गोलाकार मंदिर जो है अभी हमने देखा था, तिगवा का विष्णु मंदिर था। कहाँ पे देखा था? यहाँ देखें, यहाँ नहीं है, यहाँ देखें। तिगवा का विष्णु मंदिर जो है ये देखें, गोलाकार मंदिर है और स्तंभों के ऊपर कलश और कलशों के ऊपर सिंह बनाया गया है। तो ये याद हो गया। तो इस तरह से अपना आंसर यहाँ पे 1 हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे है अपना, निम्न में से कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित मंदिर है? ये पूछा गया है प्रोटेक्शन ऑफिसर 2023 में। तो आप ये ना सोचें कि ये क्वेश्चन कब पूछा है तो अब नहीं आ सकता। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो जाते हैं कभी कभी, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल्के में ना लें, इनको ज़रूर करके जाएँ। कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित है? तो ईंटों से निर्मित अभी हमने देखे थे मंदिर, और उसमें क्या था? एक तो भीतरगांव का विष्णु मंदिर तो था ही। भीतरगांव तो आपको याद हो ही गया होगा कि कानपुर के भीतरगांव में, जिसमें क्या है? ईंट है। तो ये तो याद हो ही गया। अब दूसरा था अपने पास क्या? तो ये आपको याद है, तो यही तो इसने पूछा है कि ईंटों से निर्मित मंदिर कौन सा है। तो आपको पहले देखते आंसर मिल गया, तो आपको और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, परेशान ही नहीं होना है। बस आप ये याद रखें कि मंदिर है कहाँ पे। तो तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पे है? अभी हमने याद किया था, बताइए जल्दी से। तो ये कहाँ पे? जबलपुर में।
याद कैसे किया था? गोवा वाया जबलपुर, तो गोवा वाया जबलपुर। भूमरा का शिव मंदिर, तो भूमरा का शिव मंदिर कहाँ पे? ये हमने याद किया था सतना एमपी में है। और याद कैसे किया था हमने? याद किया था हमने भूरों को सताया। कैसे याद किया था? भूरों मतलब अंग्रेजों को सताया, तो भूरों से हो गया भूमरा और सताया से हो गया सतना। फिर आता है नचना कुठार का पार्वती मंदिर। नचना कुठार का पार्वती मंदिर कहाँ पे है? अजयगढ़ में है, जो कि पन्ना में आता है, और पन्ना कहाँ आता है? एमपी में आता है। तो ये भी हमने याद किया था, अजय और पार्वती जो है कठोर पैरों से नाचे। तो ये सब याद हो गया। बार बार मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको रिवाइज यहीं की यहीं हो जाए और याद हो जाए अच्छी तरह से। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में धर्मगंज कौन था? ये पूछा था आपसे 2020 में प्राध्यापक में। तो धर्मगंज जो था एक पुस्तकालय था। क्या था? धर्मगंज पुस्तकालय था नालंदा यूनिवर्सिटी के संदर्भ में। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। बिहार प्रांत के पटना से लगभग 64 किलोमीटर दक्षिण में बड़गांव नामक स्थान पर क्या है? नालंदा। नालंदा भारत में सबसे प्राचीन विहार है। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने क्या किया? नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया, और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त और बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने इस विहार को दान दिए। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय का नाम ही क्या था? धर्मगंज था। क्या नाम था? नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी जो थी उसका नाम ही धर्मगंज था। प्राचीन तिब्बती स्रोत जो हैं उसके हिसाब से नालंदा के विशाल पुस्तकालय में 3 बड़ी बहुमंजिला इमारतें, पुस्तकालय और रत्न सागर, जिसे क्या कहते हैं? ज्वेल्स का महासागर, और रत्नोद्री ज्वेल्स का सागर, और रत्न रंजक जो है गहनों से सजी हुई हुआ करती थी। तो 3 बड़ी बहुमंजिला इमारतें जो है वो हुआ करती थी इस विशाल पुस्तकालय में। और हेनसांग, इत्सिंग और ही एन चिन जो है इन्होंने क्या है? प्रकाशमणि, चेहांग सभी यानी सभी चीनी, और हुनयेई और आर्यवर्मन नामक कोरिया के बौद्ध भिक्षुओं ने क्या किया? यहाँ पे शिक्षा प्राप्त की। और ये महाविहार बख्तियार खिलजी के द्वारा क्या कर दिया? बाद में नष्ट कर दिया गया। तो इतना आपको यहाँ पे पढ़ना है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे यही है कि नालंदा यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी थी उसका नाम क्या था? तो धर्मगंज आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा ये भी देख सकते हैं कि बहुमंजिला जो इमारत थी उसको पुस्तकालय कहा है, रत्न सागर को ज्वेल्स का महासागर कहा है, रत्नोद्री को ज्वेल्स का सागर कहा है, रत्न रंजक को गहनों से सजी हुई कहा है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसमें रत्न सागर क्या था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर जो है अभी हमने देखा क्या था? पुस्तकालय का ही एक पार्ट था। तो पुस्तकालय आंसर हो गया ये। और ये पूछा था 2014 में। पहले क्या था? पहला सिलेबस थोड़ा अलग था, तो उसमें क्या था? आपको मौर्यों के बारे में भी पढ़ना था और गुप्त काल की भी जो पूरी मतलब हिस्ट्री थी उनके बारे में भी पढ़ना था। तो ऐसे था, तो इसलिए ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है। तो आप परेशान ना हो, अब आपसे नहीं पूछा जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन, पर फिर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे नालंदा महाविहार के संबंध में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये भी पूछा है 2020 में। तो नालंदा महाविहार के संबंध में विचार करना है। तो पहला दिया है, हेनसांग के अनुसार कुमारगुप्त प्रथम द्वारा महाविहार की स्थापना की गई थी। तो ये हमने पढ़ा था अभी, तो सही है। यह माना जाता है कि महाविहार बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया। ये भी अभी हमने पढ़ा, ये भी सही है। तो दोनों सही है। तो कौन सा ऑप्शन है? 4th ऑप्शन अपना सही हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत रचना गुप्त काल में नहीं रची गई है? तो नहीं को जरूर पढ़ें, नहीं रची गई है। प्राध्यापक में पूछा है, 2020 में पूछा है। तो कौन सी नहीं रची गई है? देखो एक बार। तो हमने अपने नोट्स में पढ़ा ही था कि कामंदक जो है, कामंदक ने कौन सी रचना लिखी? तो कामंदक ने लिखी थी नीतिसार। तो ये गुप्त काल में लिखी गई है। मतलब ऋतु संहार था, आपने अभी अभी तो पढ़ी थी, कालिदास ने लिखी थी, कालिदास जी का काव्य ग्रंथ तक ऋतु संहार। कामसूत्र भी आपने पढ़ा होगा। किसकी रचना थी ये? अपने वात्स्यायन की। वात्स्यायन की रचना कौन सी थी? कामसूत्र थी।
ये भी हमने पढ़ा था अपने नोट्स में। तो ये तीनों हो गए और ये बचा एक विक्रमांक देवचरित्र, तो ये हमने नहीं पढ़ा था। तो इसी तरह से ये गुप्त काल में नहीं है, नहीं रचा गया था। तो ये कब रचा था? तो ये जो है विक्रमांक देवचरित्र 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रचित कश्मीरी कवि विल्हण ने इनकी रचना की थी, जो कि चालुक्य वंश के विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में राजकवि थे। अब ये चालुक्य वंश आपके सिलेबस में अभी नहीं है, पहले था, इसीलिए यहाँ पे ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन आप देखें कि जो नहीं था तो उसी से घुमा कर क्या है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि जो गुप्त काल में थे वो सारे डाल दिए, उसके अलावा एक डाल दिया दूसरा ऑप्शन। तो गुप्त काल में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं अभी। तो आप पूरा ध्यान रखें कि गुप्त काल में कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो उसके अलावा जो भी आपको ऑप्शन में दिखे वही अपना आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें पूछा है कौन सा युग्म सही नहीं है। ये पूछा है प्राध्यापक 2014 में। तो यहाँ पे आपको मैच करना है कि कौन सा जो है सही नहीं है। तो देखते हैं, विशाख दत्त जो है, विशाख दत्त तो हमने पढ़ा था, विशाल हंसी से क्या है, राक्षस जैसी हंसी, देवी जैसी हंसी, तो देवी चंद्रगुप्त, ये तो सही है। अब आर्यभट्ट ने क्या लिखा? आर्यभट्ट ने लघु जातक लिखा है, नहीं लिखा, ये तो हमने नहीं पढ़ा, तो ये इसको अभी रॉन्ग करते हैं। फिर पालकाप्य ने लिखा था हस्तार्युर्वेद, ये हमने पढ़ा था, ये सही है अपना। वराहमिहिर ने पंच सिद्धांत लिखा, तो ये हमने पढ़ा था अपने गुप्तकालीन विज्ञान के अंदर, दूसरे नंबर पे हमने वराहमिहिर को पढ़ा था। उसमें हमने देखा था पंच सिद्धांतिका, जिसमें ज्योतिष के 5 सिद्धांत दिए गए हैं। पहला था पितामह सिद्धांत, दूसरा है वशिष्ठ सिद्धांत, तीसरा है रोमक सिद्धांत, फोर्थ है अपना पोलिस सिद्धांत और फिफ्थ है अपना लास्ट सूर्य सिद्धांत, जो कि सर्वश्रेष्ठ था इनके इस ज्योतिष सिद्धांत में से। तो ये हो गई बात। तो हमने आर्यभट्ट का लघु जातक जैसा कुछ भी यहाँ पे नहीं पढ़ा था। आर्यभट्ट में हमने पढ़ा था कि आर्यभट्ट ने ग्रंथ लिखा, एक तो आर्यभट्टियम, और आर्यभट्टियम को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दशगीतिकापाद, गणितपाद, गोलपाद और कालक्रियापाद। और इनकी एक बुक थी आर्यष्टि शतक, तो वो भी इन्होंने लिखी थी। तो लघु जातक इनका नहीं था, लघु जातक था वराहमिहिर का, लघु जातक था वराहमिहिर का। तो ये हो गया अपना एक क्वेश्चन तैयार। अब व्याख्या में इन्होंने क्या दिया है वो भी देख लेते हैं। वराहमिहिर गुप्त काल का महान ज्योतिषी था। उसने अंक लेखन की नई पद्धति का अनुसरण किया। वर्गमूल और घनमूल मतलब स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने की पद्धति दी, जो कि आज भी प्रचलित है। उसने ज्योतिष को 3 भागों में बांटा, तंत्र मतलब गणितीय ज्योतिष, होरा मतलब जन्मपत्री और संहिता। और इसने क्या किया, आचार्य वराहमिहिर ने ज्योतिष पर अनेक ग्रंथ लिखे। इसमें पंच सिद्धांतिका, बृहत जातक, बृहत संहिता, लघु जातक भी प्रसिद्ध है। संस्कृत में रचित बृहत संहिता जो है ज्योतिष का शब्दकोश और विश्वकोश कहा जाता है। इसमें नक्षत्रों की गति और उनका मनुष्यों पर प्रभाव बताया गया है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद स्थित अशोक का स्तंभ साम्राज्य के संबंध में सूचना देता है। ये पूछा है 2012 में। तो अशोक का स्तंभ जो है किसकी सूचना देता है, किसके साम्राज्य की? तो अशोक का स्तंभ जो है समुद्रगुप्त के साम्राज्य की सूचना अपने को देता है। अब 2012 में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो आप देख ही रहे होंगे। अशोक द्वारा कौशाम्बी में स्थित स्तंभ पर यह प्रशस्ति वर्तमान में इलाहाबाद के किले में विद्यमान है। इसमें समुद्रगुप्त के राजकवि हरिशेन ने इनके विजय अभियानों का वर्णन किया है। यह चंपू शैली मतलब गद्य और पद्य दोनों का क्या है, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इस लेख की भाषा क्या है, संस्कृत, और लिपि क्या है, गुप्तकालीन ब्राह्मी है। तो ये हमने क्या कर ली, बात कर ली। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मगुप्त के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? ये भी 2012 में पूछा गया है। तो पद्मगुप्त के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है नवसाहसांक चरित। क्या है, नवसाहसांक चरित। अब बाकी के देखते हैं। तो बाकी के रचयिता कौन है? तो काव्य मीमांसा के रचयिता तो है कौन, राजशेखर। विक्रमांक देवचरित, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा होगा, विल्हण ने लिखी है। और जो कथा सरित सागर है
वो किसने लिखी है, तो ये लिखी है सोमदेव ने। तो ये हो गई बात। नव साहसांक चरित, ये तो अभी हम पढ़ ही रहे हैं, क्वेश्चन में है, तो ये पद्मगुप्त के द्वारा लिखी गई है, तो ये अपना आंसर है और ये यहाँ पे इसकी व्याख्या में दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गुप्त युग को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। तो ये हमने पढ़ा था अपने जब पहली क्लास शुरू की थी उसमें, तो बिना ऑप्शन के आप इसका आंसर बताने में समर्थ है, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि मुंशी है, मुंशी के पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा धन होता है, स्वर्ण होता है, तो मुंशी के पास सोना है, तो यहाँ से मुंशी से क्या हो गया था अपना के.एम. मुंशी। तो के.एम. मुंशी ने क्या है गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा था। तो इसी से आप अभी ऑप्शन में देखना ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछा है इस तरह का, कॉलेज लेक्चरर 2016 में। तो देखिए आप कॉलेज लेक्चरर के क्वेश्चंस करने में भी सॉल्व है, जो भी सब्जेक्ट का, हिस्ट्री का। तो इतना अपनी अच्छी तैयारी चल रही है, तो अपने आप को मोटिवेटेड रखें और मस्त अपनी तैयारी को चलने दें। तो ऑप्शन देखें, रोमिला थापर, बी.डी. चट्टोपाध्याय, के.एम. मुंशी और आर.एस. शर्मा। तो आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि के.एम. मुंशी अपने पढ़ा था, मुंशी के पास स्वर्ण है जो कि गुप्त काल में था। अब इन्होंने क्या लिया है, गुप्त काल में कला और साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इतिहासकार कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी, के.एम. मुंशी का पूरा नाम है ये कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी ने गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग या स्वर्ग काल या श्रेण्य युग की भी संज्ञा दी है। अब ये श्रेण्य युग की संज्ञा इन्होंने नहीं दी, श्रेण्य युग की संज्ञा जो है किसने दी थी, हमने पढ़ा था आर.सी. मजूमदार ने। तो इसको यहाँ पे करेक्ट कर ले, आर.सी. मजूमदार आएगा इसका श्रेण्य युग का। तो इस तरह से अपनी ये बात हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना है, मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन बुद्ध मूर्ति कहाँ पे मिली। तो गुप्तकालीन जो मूर्ति है बिना सिर वाली, मतलब मुंडित सिर वाली, तो वो कहाँ पे मिली है, ये पूछा है 2020 में स्कूल लेक्चरर हिस्ट्री के पेपर में। तो ये जो है कहाँ पे देखी गई है, जूनागढ़ गुजरात में देखी गई है बुद्ध की मूर्ति। अब देखते हैं व्याख्या में क्या दिया है, मथुरा कला में निर्मित कुमार गुप्त प्रथम के समय की मानकुंवर की बुद्ध प्रतिमा जो है प्रयागराज में एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जो कि कुषाण कला से प्रभावित है और बुद्ध अभय मुद्रा में सिंहासन पे इसमें विराजमान है और सिर मुंडित और ऊर्ध्व भाग नग्न और मांसल है। तो इसको भी चाहें तो आप अपने नोट्स में क्या है ऐड कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें क्या है अपने नोट्स में लिखते रहेंगे तो बार बार उनको रिवाइज करेंगे तो आपको याद होती जाएंगी। अगर आप सोचेंगे कि ये पीडीएफ तो मिल गई इसी में रहने देते हैं, वो पीडीएफ मिल गई तो उसमें रहने देते हैं, बस पढ़ लेंगे, तो लास्ट टाइम पे कुछ भी पढ़ा नहीं जाता है। तो अपने शॉर्ट नोट को तैयार करें और उन्हीं से क्या है रिविज़न करते रहें बार बार। निम्नलिखित में से कौन सी गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा नहीं है, तो नहीं है पूछा है यहाँ पे। तो देखते हैं ये कब पूछा है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा है 2022 में। तो यहाँ पे देवगढ़ की शेषशाही विष्णु प्रतिमा जो है ये है पत्थर निर्मित है। सारनाथ की धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा ये हमने पढ़ी थी क्या, ये है तांबे की, ये हमने पढ़ी थी तांबे की है। और ये जो है बुद्ध की प्रतिमा है, इसमें बुद्ध की प्रतिमा है और ये भी अभय मुद्रा में। तो ये हमने पढ़ा था अपने फर्स्ट वीडियो में, वहाँ पे देख सकते हैं। तो यही क्या है अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है पाषाण प्रतिमा नहीं है, मतलब पत्थर की जो नहीं है, तो वही पूछा है। तो पत्थर की जगह ये क्या है तांबे की है। बाकी की जो है सुल्तानगंज बुद्ध जो है, सुल्तानगंज बुद्ध जो है ये भी क्या है तांबे की ही है। और कहाँ से मिली, तो ये मिली सुल्तानगंज अपने बिहार में आता है, तो यहाँ से मिली है। और 7.5 फीट की ऊंचाई है इसकी सुल्तानगंज वाली मुद्रा की और 5 क्विंटल से भी ज़्यादा इसमें वजन है। और ये अभी बर्मिंघम संग्रहालय जो है इंग्लैंड में अभी सुरक्षित है। एक अपने थी कौन सी, उदयगिरी गुहा के वरा, उदयगिरी गुहा के वरा जो है यहाँ पे भी एक मूर्ति मिली है। और ये हमने देख ही लिया कि सारनाथ की धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में जो है ये मूर्ति मिली है। तो ये मूर्ति क्या है पीतल की नहीं है, ये भी तांबे की नहीं होकर के भी ये पीतल की है मूर्ति। तो इसको भी करेक्ट कर लें।
तो मेरे अकॉर्डिंग तो क्या हो गया यहाँ पे, दो जो ऑप्शन है सारनाथ और सुल्तानगंज वाला, तो 2 और 3 में यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, क्योंकि सुल्तानगंज भी हमने क्या पढ़ा था, पीतल की मूर्ति पढ़ा था। सॉरी, सुल्तानगंज में तांबे वाली पढ़ी थी हमने, और सारनाथ की जो है उसमें हमने पढ़ी थी क्या, पीतल की मूर्ति। तो इन्होंने पूछा है पाषाण प्रतिमा नहीं है, तो नहीं, तो 2 नहीं है यहाँ पर, बाकी 2 तो है। तो इसमें थोड़ा डाउट में है, तो इसको और देख के आपको कंफर्म कर देंगे, ठीक है। तो अभी इसको स्किप करते हैं यहाँ पे, क्योंकि गलत बताने से यहाँ पे कोई मतलब है नहीं। तो जो डाउट है उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो गुप्तकालीन महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये हमने पढ़ा था उदयगिरी से प्राप्त हुई है, ये आरपीएससी ने माना था, जो कि 2018 में पूछा है। तो गुप्त काल में महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा जो है बहुतायत में मिलती है, इसमें उदयगिरी और भूमरा से प्राप्त प्रतिमाएं प्रसिद्ध है। उदयगिरी गुहा संख्या 6 की दीवार पर 12 हाथ वाली महिषासुर मर्दिनी का उत्कीर्ण मिलता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अपना ख़त्म हुआ। देवगढ़ आपको पता ही है, दशावतार मंदिर है, जो कि कहाँ पे, झांसी में। भीतरगांव कहाँ पे है, कानपुर में है। ईंटों का मंदिर है। मथुरा में भी अपने क्या है, बहुत सारी मूर्तियाँ मिली है भगवान बुद्ध की। अब देखते हैं अष्टाध्यायी का लेखक कौन था। तो अष्टाध्यायी का लेखक आप सभी को पता ही होगा कौन था, पाणिनि था। ये अपने सिलेबस में वैसे है नहीं, पर देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या है। और वराहमिहिर, कालिदास और बलराम। तो वराहमिहिर को गुप्त काल में पढ़ना है, कालिदास को भी पढ़ना है, तो इसीलिए इन्होंने ये क्वेश्चन यहाँ पे फंसाया है। पाणिनि जो है संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए हैं। इनका जन्म कहाँ पे हुआ, तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ। इनके व्याकरण का नाम क्या है, अष्टाध्यायी है, जिसमें क्या है 8 तो अध्याय हैं और लगभग 4 सहस्त्र मतलब 4000 यहाँ पे सूत्र हैं। तो इस तरह से ये हो गया। अब है नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं भरत मुनि। कौन है नाट्य शास्त्र के रचयिता, भरत मुनि है, ये सभी आपको याद होगा। नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्य शास्त्र कहते हैं। इस जानकारी का सबसे पुराना ग्रंथ जो है नाट्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है। इसके रचयिता भरत मुनि थे, जिनका काल 400 ईस्वी पूर्व के निकट का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने लीलावती। प्राचीन भारत का बृहद वृत्तांत किससे संबंधित है। तो लीलावती हमने पढ़ा था गुप्तकालीन विज्ञान में। तो गुप्तकालीन विज्ञान में पढ़ा था, और ये क्या था, एक ग्रंथ था जो कि सिद्धांत शिरोमणि में मतलब उसके अंतर्गत आता था, और भास्कर द्वितीय के द्वारा रचित था ये, ठीक है। और भास्कर द्वितीय कौन थे, तो ये प्रसिद्ध एक गणितज्ञ थे। तो इस तरह से ये आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। गणित यहाँ पे है, मतलब किससे संबंधित है, गणित से। और सिद्धांत शिरोमणि का ये पार्ट है। तो सिद्धांत शिरोमणि के 4 पार्ट थे, बीज गणित, लीलावती, ग्रह गणित और गोला। तो अब यहाँ पे देखते हैं इन्होंने क्या दिया है। इन्होंने दिया है लीलावती भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय की द्वारा 1150 ईस्वी में संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 625 श्लोक हैं। साथ ही सिद्धांत शिरोमणि, यही मैंने बताया, सिद्धांत शिरोमणि का ये क्या है, एक अंग है। लीलावती में अंक गणित का है, मतलब अर्थमेटिक का विमोचन यहाँ पे किया गया है। लीलावती जो है भास्कराचार्य की पुत्री थी। कौन थी लीलावती, भास्कराचार्य की पुत्री थी। अब सिद्धांत शिरोमणि के जो पार्ट हैं वो भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एक बार के लिए सारे। तो एक तो आपको पता ही हो गया, ये लीलावती है। दूसरा अपना है बीजगणित, जिसको अपन एलजेब्रा भी बोलते हैं। बीजगणित के बाद है ग्रह गणित, और ग्रह गणित के अलावा एक है गोला। तो इस तरह से ये क्या है, 4 भागों में डिवाइड है। इसके अलावा जो है भास्कर द्वितीय, इन्होंने क्या लिखा, तो इनका एक आता है महावीराचार्य और गणित सार संग्रह। तो इस तरह से भास्कर जो द्वितीय है उनके बारे में आपने पूरा पढ़ लिया, तो ये कंप्लीट होता है। अब आता है सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुआ। तो ये भी हमने पढ़ा था, ये स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ। तो इसका आंसर अपने 2 हो जाएगा। ये पूछा है सेकंड ग्रेड SST 2012 में। तो इसकी व्याख्या है, स्कंदगुप्त जो है 456 ईस्वी के समय सुदर्शन झील का दूसरी बार बांध टूट गया था, जिसके कारण पलाशिनी और सुवर्ण
सिकता नदियों का पानी झील से निकलकर समुद्र की ओर बह गया। झील खाली होने के कारण दूरदर्शन मतलब बेड लुकिंग हो गई, जिससे क्या है 457 ईस्वी में चक्रपालित कौन था? प्रांतीय शासक पर्णदत्त के पुत्र थे, जिन्होंने 2 महीने की अवधि में स्कंदगुप्त के आदेश से इस झील की मरम्मत करवाकर पुनः सुदर्शन को बनाया। सुदर्शन मतलब गुड लुकिंग बनाया इसको। और 457 ईस्वी में सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार के उपलक्ष्य में चक्रपालित ने इस झील के तट पर एक क्या बना दिया? विष्णु मंदिर का निर्माण भी करा दिया और यहाँ पर जूनागढ़ अभिलेख प्रथम भी लिखवा दिया। अब आता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो ये हमें पता नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट देख लेते हैं। कथा सरित सागर है इसका आंसर। तो इसकी व्याख्या देखते हैं यहाँ पे थोड़ी सी। तो यहाँ क्या दिया है? विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र ग्रंथ की रचना की। जिसमें क्या था? नीति शास्त्र से संबंधित विषयों को पशु पक्षियों को कथाओं के माध्यम से समझाया है। कहानियों की इस पुस्तक का अनुवाद जो है 15 भारतीय भाषाओं में और 40 अन्य भाषाओं में हुआ है। तो इसका आंसर कथा सरित सागर नहीं होकर पंचतंत्र है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? गुप्तकाल ही नहीं पढ़ रहे हैं और गुप्तकाल के समय ही विष्णु शर्मा आए थे। तो आप ऐसे भी इसको लगा सकते हैं, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र है ये। अगर आपको याद नहीं है तो आप इतना सा यहाँ पे रिस्क लेके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। तो अब यहाँ पे व्याख्या देख रहे हैं, जिसमें विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र ग्रंथ की रचना की थी और नीति शास्त्र से संबंधित इन्होंने पशु पक्षियों के माध्यम से यहाँ पे बताया था। कहानियों की इस पुस्तक का अनुवाद जो है 15 भारतीय भाषाओं में और 40 अन्य पश्चिमी भाषाओं में हुआ। इस पुस्तक की गणना संसार के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ जो है बाइबल है, उसके बाद जो है सेकंड नंबर पर की जाती है। पंचतंत्र का जो है अरबी अनुवाद किस मतलब जो था वो कौन सा था? तो कलीला और दमना कहलाता है। पंचतंत्र की रचना अमर कीर्ति नामक राजा के मूर्ख पुत्रों को शिक्षा देकर विद्वान बनाने के लिए की गई है। इसके 5 तंत्र कौन कौन से हैं? तो इसके 5 तंत्र है। पहला है मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रमाण, अपरीक्षित कारक। तो ये हमने क्या है अपने पूरे नोट्स में भी देखा था। क्या क्या देखा था? पूरा ही देखा था, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है हमने देख लिया था। वहाँ पे अरबी अनुवाद जो है कलीला और दमना है और ये जो है विष्णु शर्मा ने लिखा है पंचतंत्र। और इसमें क्या है? नीतिपरक कहानियाँ हैं और 5 भागों में है ये। मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रमाण और अपरीक्षित कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, अजंता की गुफाएं जो है निम्नलिखित में से किसके संबंधित है? तो ये पूछा है सूचना सहायक परीक्षा में 2018 में। तो अजंता की गुफा हमने पढ़ी थी। तो अजंता की गुफा जो है हमने गुप्तकालीन चित्रकला वाला अपना पार्ट था उसमें पढ़ी थी। तो अजंता की गुफा कहाँ पे स्थित है? पहली बात तो ये है औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित। और नदी कौन सी है? तो बाघोरा नदी है। खोज किसने की? तो 1819 में की, विलियम एरिक्सन ने और जॉन स्मिथ ने। लेकिन प्रकाश में कौन लाया? प्रकाश में लाए जेम्स अलेक्जेंडर। को टोटल कितनी गुफा पड़ी थी? तो हमने पढ़ा था यहाँ पे 9 नंबर अपना जो है पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो 29 था यहाँ पे। जिसमें से क्या थी? चैत्य गुफाएं तो अपने पास 4 थी और बाकी जो बची 25 वो थी बौद्ध विहार मतलब आवास गृह। तो इस तरह से बेसिक हमने ये यहाँ पे पढ़ा था। और इसमें जो है क्या था? यहाँ पे जातक कथाओं के बारे में यहाँ पे बताया गया था। तो इन्होंने क्या दिया? तो ये जातक कथा अपना आंसर है। इन्होंने यहाँ पे दिया है व्याख्या में, अजंता की चित्रकारी में जातक कथाओं को रेखांकित किया गया है। यहाँ के सभी चित्रों के विषय किसी न किसी रूप में गौतम बुद्ध या बोधिसत्वों की जीवन कथाओं से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं को यूनेस्को की धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 1983 में ये यूनेस्को में शामिल की गई अजंता की गुफाएं। है कहाँ पे? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो यही लिखा है महाराष्ट्र के जलगांव के निकट अजंता की गुफाएं हैं। अब 30 गुफा लिखी है पर अपन ने 30 नहीं मानी, 29 मानी है, क्योंकि RBSC बोर्ड में भी 29 है। ये इसने यहाँ लिखा है, राजस्थान बोर्ड की पुस्तक में 29 गुफाएँ हैं, जिसमें से केवल 6 गुफाएँ जो हैं गुफा नंबर 1, 2, 9, 10, 16, 17 चित्र अवशिष्ट बचे हैं, जिसमें से गुफा 16 और 17 ही गुप्तकालीन है। ये हमने भी पढ़ा था, 16, 17 गुप्तकालीन है, 19 भी है, जिसमें से क्या मिले? गुप्तकालीन चित्र मिले हैं। गुप्तकालीन चित्रकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण जो है अजंता से ही प्राप्त हुआ है।
अजंता की गुफाओं के चित्र बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। अजंता की 16वीं गुफा का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? मरणासन राजकुमारी का है। और 17वीं गुफा का, जिसको क्या कहते हैं, चित्रशाला का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? माता और पुत्र का है। तो 16वीं में तो क्या है? मरणासन राजकुमारी का। 17वीं में क्या है? माता और पुत्र का। जिसमें क्या है? यशोधरा राहुल को भिक्षा के रूप में गौतम बुद्ध को अर्पित कर रही है। तो इसमें क्या है? महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का चित्र है यहाँ पे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन और है अपना, संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है? नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर यहाँ पे आपको बताना है। ये 2016 में RS प्री में पूछा है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है? महाभारत से अपना कथा सूत्र किसने लिया है? तो ये लिया है किसने? देखते हैं। तो नेषधीय चरित, कीर्तार्जुनीयम, शिशुपाल वध और दश कुमार चरित। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने नेषधीय चरित, कीर्तार्जुनीयम, शिशुपाल वध, मतलब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और जो दश कुमार चरित है, दश कुमार चरित जो है ये क्या है? संस्कृत महाकाव्य है और इसमें 10 कुमार का चरित वर्णन है और ये दंडी के द्वारा जो है रचित है और संस्कृत का एक महाकाव्य है। अब चलते हैं आगे। इसमें पूछा है पाई के मान का परिकलन करने वाला प्राचीन भारतीय विद्वान कौन था? तो मतलब पाई के बारे में किसने बताया? भास्कराचार्य, बोधायन, आर्यभट्ट और ज्ञानदेव। तो पाई के बारे में सबसे पहले बताया है किसने? ये पाई के नाम से परिकलन करने वाला प्राचीन भारतीय विद्वान पूछा है, तो इसका आंसर होगा बोधायन। लेकिन यहाँ ये नहीं पूछता परिकलन करने वाला, तो डायरेक्ट पूछता तो अपन आंसर लगाते आर्यभट्ट। अब ये देखते हैं थोड़ी व्याख्या में इसका। तो क्या लिखा है इन्होंने? प्राचीन भारत के इतिहास में पाई की गणना के कई उदाहरण मिलते हैं। लगभग 600 ईस्वी पूर्व शुल्ब सूत्र के संस्कृत ग्रंथ जो कि स्रोत कर्मों से संबंधित है, इसमें यज्ञ वेदी की रचना से संबंधित ज्यामितीय ज्ञान दिया हुआ है। सबसे प्राचीन बोधायन शुल्ब सूत्र बताता है कि एक गड्ढे की परिधि इसके व्यास का 3 गुना होती है। उस समय ही किसी को ये ज्ञात नहीं था कि इसे पाई के नाम से जाना जाएगा, इसीलिए ये पाई नाम का उल्लेख वहाँ पे नहीं है। परंतु यह तो तय है कि इसका उपयोग 6 ईस्वी पूर्व से होता आ रहा है। बाद में जो है आर्यभट्ट ने 476 ईस्वी में इसका नाम पाई दे दिया और इसकी वैल्यू निकाल दी 3.1416। तो आर्यभट्ट यहाँ पे क्या है? ज़्यादा फेमस हो गए, लेकिन ये जो है बोधायन के टाइम पे ये आ गया था। तो यहाँ पे पूछा है कि परिकलन करने वाला प्राचीन भारतीय विद्वान कौन था? तो इसलिए इसका आंसर बोधायन यहाँ पे सही माना है। परिकलन करने वाला नहीं है, डायरेक्ट आ जाए कि पाई की वैल्यू किसने बताई, तो आप आर्यभट्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। और बोधायन ऑप्शन में नहीं हो तो आर्यभट्ट तो लगाना ही है फिर। अब आर्यभट्ट के बारे में यहाँ पे विचार करना है आपको। तो क्या क्या है? पहला खगोल शास्त्री था जिसने ग्रहण की व्याख्या की। तो आपको यहाँ पे बताने हैं सही कथन। तो सही कौन कौन से हैं? तो ये पहला खगोल शास्त्री था, हाँ था, खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट जी। और क्या क्या थे? इसके अलावा ये थे गणितज्ञ, गणितज्ञ के अलावा ये ज्योतिषाचार्य भी थे। तो इस तरह से ये सब थे जिन्होंने क्या कर ली? वैज्ञानिक व्याख्या कर दी। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये खोजने वाला भी ये पहले व्यक्ति थे, सही है। उन्होंने 1 वर्ष की अवधि का अत्यंत ही सटीक आकलन दिया, तो ये बात भी यहाँ पे सही है। इन्होंने पाई का भी बहुत सारा मतलब बहुत सही मान दिया, जो कि क्या दिया था? 3.1416। तो सारे यहाँ पे सही है, तो अपने 4th ऑप्शन हो जाएगा जो कि यहाँ पे सही हो जाएगा। ये पूछा था फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री में 2016 में। आर्यभट्ट के बारे में यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। आर्यभट्ट जो है गुप्त शासन के दौरान आर्यभट्ट एक महान खगोलीय विज्ञान और गणितज्ञ थे। केरल राज्य में 5वीं सदी में जन्मे थे और आर्यभट्ट ने कुसुमपुर पटना में अपना ज़्यादातर समय पटना के तारेगना में बिताया। आर्यभट्ट ने केवल 23 वर्ष की उम्र में क्या है? अपना प्रसिद्ध ग्रंथ लिख दिया आर्यभट्टियम। कब लिखा? 499 में लिख दिया ईस्वी में। आर्यभट्टियम के 2 खंड हैं जो कि क्या है? दशगिति का सूत्र और अभिश्रसत।
अब मैंने आपको बताया था कि इसके 4 पार्ट है, दश गीतिका पाद, गणित पाद, गोल पाद और काल क्रिया पाद। आर्यभट्टीय के प्रथम 10 सूत्रों को ही 10 गीतिका सूत्र कहा जाता है। प्रथम खंड में अंक के स्थान का विवेचन है, दूसरे में क्या है, गणित और कला का विवेचन है। इस महान वैज्ञानिक ने सबसे पहले यह सिद्ध किया कि सूर्य घूमता नहीं है वरन पृथ्वी अपने व्यास के चारों ओर घूमती है। आर्यभट्ट ने विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार वर्ष की अवधि 365.2586805 दिन बताई, मतलब 365 दिन 6 घंटे 12 मिनट 30 सेकंड बताई, जो कि यथार्थ के सन्निकट है। उसने दिन रात छोटे बड़े होने का पता लगाया और इनके ठीक और पूरी तरह से नापने का एक यंत्र भी बनाया। ग्रहों और नक्षत्रों की गति का भी उन्होंने पता लगाया, जो आज के वैज्ञानिकों के तथ्यों के अनुरूप ही है। ट्रिग्नोमेट्री में इन्होंने क्या किया, पाई की सही कीमत 3.146 निकाली, ये भी सही है। आर्यभट्ट का पहली 9 संख्या और शून्य के सिद्धांत पर आधारित दशमलव सिद्धांत का आविष्कार में महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसका आज सारा संसार लाभ उठा रहा है। खगोलवेत्ता भी थे ये। इन्होंने कहा कि स्थान स्यानम दशागुणम, मतलब 10 गुणा करने के लिए उसके आगे शून्य रखो। तो इस तरह से हमने क्या है, आर्यभट्ट के बारे में फिर से एक बार पढ़ लिया जल्दी से। अब अपने आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है कौन सा ग्रंथ वराहमिहिर रचित नहीं है। ये पूछा है फर्स्ट ग्रेड 2024 में हिस्ट्री में। तो वराहमिहिर द्वारा कौन सा रचित नहीं है, पंच सिद्धांतिका तो है, हमने पढ़ा था। दश गीतिका नहीं है, दश गीतिका आर्यभट्ट का है, तो यही गलत हो जाएगा। और बाकी के क्या है अपने यहाँ पे सही है, बृहद वराहमिहिर के ही है, हमने पढ़ा भी था। बृहद विवाह पटल पढ़ लिया था, बृहद जातक भी हमने पढ़ लिया था वराहमिहिर में। इसके अलावा लघु जातक पढ़ा था, योग यात्रा पढ़ा था, पंच सिद्धांतिका तो पढ़ा ही था, जिसके कहते हैं 5 भाग थे। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है, विशिष्ट सिद्धांत ने एक वर्ष को 366 दिन के स्थान पर कितने दिन का बताया। अभी ऊपर ही पढ़ा है आपने, यहाँ पे देखें कितना बताया, 365.258605। तो यहाँ पे क्या आएगा, 365.25। ये पूछा था फर्स्ट ग्रेड 2014 में। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गुप्तकालीन अभिलेख नहीं है। तो कौन सा नहीं है, प्रयाग प्रशस्ति तो है, भीतरी स्तंभ नहीं है, मतलब भीतरी स्तंभ भी है। ऐहोल अभिलेख जो है, ऐहोल अभिलेख गुप्तकाल से संबंधित न होकर के क्या है, चालुक्य वंश से संबंधित है, तो ये अपना रोंग है यहाँ पे। और उदयगिरी अभिलेख भी है अपने किसमें, गुप्तकाल में, जिसमें क्या है, चंद्रगुप्त जो है सेकंड, चंद्रगुप्त 2 के बारे में जानकारी यहाँ पे मिलती है। और भीतरी स्तंभ में जो है स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, यही यहाँ पे इन्होंने व्याख्या में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मेहरौली के लौह स्तंभ के संदर्भ में कुछ कथन दिए हैं, इन कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन आपको यहाँ पे बताना है, मतलब कौन सा सही है वो बताना है। तो पहला दिया है, यह स्तंभ दिल्ली में स्थित है मेहरौली नामक स्थान पर, तो ये तो सही है। दूसरा है, इस स्तंभ में चंद्र नामक राजा की उपलब्धि का वर्णन मिलता है, ये भी सही है। इस अभिलेख की भाषा क्या है, संस्कृत है, तो ये भी सही है। सभी इतिहासकारों ने निर्विवाद रूप से चंद्र की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से की है, तो ये अपने गलत है। अब व्याख्या देखते हैं इसकी। तो इस तरह से पहला अपना यहाँ पे सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या है, मेहरौली लौह स्तंभ दिल्ली से 9 मील, क्या है, दिल्ली से 9 मील दक्षिण में मेहरौली नामक स्थान पर कुतुब मीनार के पास में स्थित है। इस स्तंभ में चंद्र नामक राजा की उपलब्धि का वर्णन है और यह स्तंभ रसायन कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। इस पर जंग लगने और उखड़ने का कार्य कोई भी चिन्ह नहीं मिलता, यह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इस अभिलेख की भाषा क्या है, संस्कृत है। ये एनसीईआरटी की क्लास में क्लास 6 की पेज नंबर 122 से लिया है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की। तो मंदसौर प्रशस्ति की रचना की वत्स भट्टी ने। इसके अलावा जो है वत्स भट्टी ने क्या लिखा था, तो ये हमने अभी पढ़ा था पहले शुरू में ही, रावण वध लिखा था और एक और लिखा था भट्टी काव्य, तो ये भी इन्होंने ही लिखे थे। और मंदसौर प्रशस्ति की रचना भी किसने की थी, तो वत्स भट्टी ने ही कर दी थी। अब मंदसौर प्रशस्ति में क्या है, मध्य प्रदेश के दसपुर स्थान पर उत्कीर्ण कुमार गुप्त का प्रथम अभिलेख है। इसमें जुलाह श्रेणी के दसपुर में सूर्य मंदिर का निर्माण के बारे में बताया है।
और कुमारगुप्त के जो दरबारी कवि है वत्स भट्टी ने ये रचना की है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी अपना ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चंद्र व्याकरण नामक ग्रंथ की रचना किसने की। तो चंद्र व्याकरण में आपको बता चुकी थी, चंद्र व्याकरण की रचना की थी चंद्रगोमिन ने, ये हमने पढ़ लिया था। अमर सिंह जो है संस्कृत का विश्वकोश है, ये भी हमने पढ़ लिया था। वात्स्यायन ने क्या लिखा था, वात्स्यायन ने लिखा है कामसूत्र। क्या लिखा है वात्स्यायन ने, कामसूत्र। और पाणिनि की रचना आप जानते ही हैं सब, अष्टाध्यायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, फायान ने 80 फुट ऊंची तांबे की महात्मा बुद्ध की मूर्ति का उल्लेख कहाँ पे किया है, ये मूर्ति कहाँ पर स्थित है। तो ये मूर्ति है अपने नालंदा में स्थित। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति, एरण अभिलेख, भाबरू लेख और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सती प्रथा का जो उल्लेख है, प्रथम उल्लेख, ये मिलता है एरण अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, मैच करना है आपको। इधर शासकों के नाम दिए हैं, इधर अभिलेख दिए हैं, तो मैच करें इनको। तो यहाँ पे क्या होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उदयगिरी अभिलेख और सांची अभिलेख से इनका संबंध है, ये सही है। कुमारगुप्त प्रथम का संबंध है धनदेह अभिलेख से, तो ये भी सही है। स्कंदगुप्त का है भीतरी अभिलेख से, और समुद्रगुप्त का हो गया प्रयाग प्रशस्ति से। तो इस तरह से ABCD आपका यहाँ मैच होता है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है यहाँ पे। अब थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो इसमें है भीतरी स्तंभ लेख, जो कि कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के भीतरी गांव में है और कानपुर में है, ये मैंने बताया था। इस स्तंभ में स्कंदगुप्त के शासन में हुए हुण आक्रमण का स्पष्ट उल्लेख है। जो महत्व समुद्रगुप्त के लिए प्रयाग प्रशस्ति का है, वही स्कंदगुप्त के लिए क्या है, भीतरी स्तंभ लेख का है। इस स्तंभ लेख में गुप्त शासकों की सबसे लंबी वंशावली का प्राप्त होती है। सांची का लेख जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति आम्रकारगव ने इसकी स्थापना की थी। अब दूसरा है उदयगिरी का द्वितीय गुहा लेख, जिसको शिव अभिलेख भी कहते हैं, ये कहाँ पे, विदिशा में, मध्य प्रदेश में। साहब वीरसेन ने इनकी क्या है, बनवाया था, और शक विजय के दौरान इसको बनाया था। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ प्रदेश में आने वाले यह अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया। फिर आता है धनदेह ताम्रलेख, जो कि भूमि विक्रय की घोषणा करने वाला गुप्तकाल शासकों का प्रथम लेख है। तो इस तरह से ये खत्म हुआ। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, भास्कर प्रथम की रचना आपको बतानी है, जो कि कौन सी है, महाभास्कराचार्य, लघु भास्कर्य, महाभाष्य और सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने क्या, सभी हो जाएगा। महाभास्कर्य और लघु भास्कर्य जो है, इनके क्या हैं, 2 ग्रंथ हैं। आर्यभट्टियम पर टीका भी इन्होंने लिखी है। क्या करा है इन्होंने, आर्यभट्टियम जो ग्रंथ है किसका, आर्यभट्ट का, इस पे इन्होंने टीका भी लिखी है, किसने, भास्कर प्रथम ने। तो इस तरह से क्या है, अपने सारे जो क्वेश्चन थे RPSC के द्वारा पूछे हुए अब तक के गुप्त काल से संबंधित, तो सारे यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो गुप्त काल का आपका जो भी कुछ डर था और वो पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि ये आपने अब 2 क्लासेज देख ली, इसका मतलब आपका क्वेश्चन यहाँ से कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। आप सारे क्वेश्चन यहाँ पे सही करके आएंगे, और जब सही करके आएँ तो ज़रूर बताएं कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया और आपकी कितनी हेल्प हुई। तो अब अपन कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्या करेंगे, मुग़ल काल जो हमने पढ़ा था उसका पूरा रिविज़न करते जाएंगे, और इसी की तरह जो है उसके सारे PYQ को सॉल्व कर देंगे। तो अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अपडेट के लिए और PDFs के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपनी शानदारी को अपनी तैयारी को शानदार जानदार बनाते रहिए, और जल्दी से फर्स्ट ग्रेड में अपना सिलेक्शन लेकर ही रहिए। तो थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।